लॉरेंस भटिंडा सेंट्रल जेल में बंद है। अब सबके मन में सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई सुबह उठने के बाद क्या क्या उसकी डेली रूटीन रहती है, वो क्या खाता है, जिम कब जाता है और उसे खाने में क्या पसंद है। आज डिकोडिंग क्राइम में आपको हर चीज बताएंगे। लॉरेंस बिश्नोई की डेली रूटीन जो जेल लाइफ के अंदर उसका काम है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, लॉरेंस की मां ने कहा था कि मेरा बेटा इतना सफेद है, चिट्टा है, मतलब बॉडी बिल्डर है, वो जुर्म की काली दुनिया में उसने कैसे कदम रखा, उसकी मां को ये अब तक समझ नहीं आया है। लेकिन लॉरेंस का एक सपना है। सपना यह है कि जब वो जेल से बाहर आएगा तो वो जमीन पर भूसा डालेगा। अब भूसा क्यों डालेगा, आज इस वीडियो के अंत में आपको वो भी बताएंगे। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो उसका सपना है जेल से बाहर आने का, जो सोच रहा है कि जल्दी वो जेल से बाहर भी आ जाएगा। तीसरी चीज, लॉरेंस बिश्नोई जब जेल से जेल बदल रहा था तब वो और ज्यादा पावरफुल हो रहा था। कहने का मतलब ये कि जितनी बार उसने जेल बदला उतनी बार उसकी जो गैंग थी और ज्यादा पावरफुल हो गई और ज्यादा उसने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि दिल्ली पुलिस जब उसको लेकर सुनवाई के लिए जा रही थी तो एक फुटेज सामने आया था, जो पत्रकार थे वहां पे खड़े थे, उन्होंने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई टांग पे टांग चढ़ाकर बैठा है कुर्सी पर और जितने भी पुलिस वाले उसे घेर कर देख रहे हैं, जैसे उसकी बात सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जितनी भी तस्वीरें देखी होंगी लॉरेंस बिश्नोई की, उसमें कहीं भी जैसे दूसरे आरोपी को ले जाया जाता है तो मुंह ढक के ले जाया जाता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के साथ ऐसा नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का हाथ पकड़ के पुलिस वाले ले जाते हैं, बिल्कुल मूंछों पर ताव रहता है, किसी का डर या भय नहीं है उसे, और खुलेआम कैमरे के सामने अपना शक्ल दिखाते हुए जाता है जैसे मानो उसने कोई गलती की ही नहीं है। क्यों ऐसा, इसके पीछे भी एक राज है, वो भी आज आपको बताएंगे। चौथी चीज जो सबसे अहम है, जो अक्सर आपने भी देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह का टी शर्ट पहना करता था। अब भगत सिंह का टी शर्ट उसने पहनना क्यों छोड़ा, ये भी आज आप जानेंगे इस वीडियो के अंत में। और जो उसकी पीछे की जो वजह है उसे अगर आप जान लेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग भगत सिंह को इतना पसंद क्यों करता था। और आखिर में लॉरेंस बिश्नोई के जो लड़के हैं, जो गुर्गे हैं, वो थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस और कनाडा में ही क्यों रहते हैं। वो क्यों नहीं किसी यूरोप वाले किसी देश में जाते हैं, या क्यों नहीं रशिया में जाके बस जाते हैं, या क्यों चाइना में जाके बसना पसंद नहीं करते। थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस और कनाडा में ऐसा क्या है जो भटिंडा जेल से बैठे बैठे लॉरेंस अपने लड़कों को वहां से मैनेज कर रहा है। और आखिरी में सबसे जो अहम चीज है, लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास चेला, या कहें पूरी दुनिया के लिए जो लॉरेंस बिश्नोई का मैनेजर है, यानी संपत नेहरा, भटिंडा सेंट्रल जेल में बंद है। तो जेल के बारे में भी बात करेंगे कि जेल में ऐसा खास क्या है। और मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है कि लॉरेंस के लिए जेल किसी स्वर्ग से कम नहीं है, और स्वर्ग होने की पीछे की जो कहानी है उसे अगर आप जानेंगे तो होश फाख्ता तो होंगे ही। लेकिन सबसे पहले जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। देखिए, जिस तरीके से दीपक ने बहुत सारे सवाल आप लोगों के सामने रखे, जो मन में जिज्ञासा है, और इन्हीं सवालों को हमने तैयार किया, फिर इसकी रिसर्च की, बहुत सारे एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की, यहाँ तक जेल का जो मैनुअल है उसको पढ़कर भी और वहाँ से भी कांटेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें निकालने की कोशिश की। क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस का जो गैंग है वो जेल में रहते हुए इतना बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप सोचिए कोई गैंग लीडर पकड़ा गया है और उसके बाद लगातार उसका गैंग डूबने के बजाय और ज़्यादा उठ रहा है, और ज़्यादा उसमें गुर्गे नए नए शामिल हो रहे हैं और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन पर, पुलिस वालों पर, और उस जेल के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। अब एक बात दीपक ने और कही थी, वो बहुत ही गौर करने वाली बात है कि लॉरेंस के लिए जेल स्वर्ग है। तो आखिर स्वर्ग क्यों है? देखिए, आप लोगों में से बहुत से लोगों को याद होगा कि लॉरेंस ने जेल से इंटरव्यू तक दे दिया था। अब जब इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया गया तो ये चीज़ सामने आई कि जेल के अंदर बड़ी ही आसानी से लॉरेंस को फ़ोन मिल जाता है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। ये खुद लॉरेंस का कहना है कि जेल के अंदर कुछ लूज़ पॉइंट होते हैं, बस उनका फ़ायदा उठाओ और आपको सब कुछ मिल जाता है। और इसी के तरीके से लॉरेंस को फ़ोन मिल जाता है, जो चीज़ उसे चाहिए वो मिल जाती है। जबकि अब जिस जगह पर वो भटिंडा जेल में बंद है वहाँ पर कितनी सिक्योरिटी है, क्या हाई सिक्योरिटी है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसमें होते हुए भी उसे बड़ी आसानी से फ़ोन मिल जाता है। इसके अलावा लॉरेंस का अपनी पूरी छवि पर यह भी कहना है कि उसकी छवि को बिगाड़ा जा रहा है। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो गैंगस्टर नहीं है। लॉरेंस का अपनी पूरी, एक कहते हैं ना, आइडेंटिटी पर
खुद सवाल है, वो खुद कहता है कि आप लोग मुझे गलत दर्शाते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मीडिया मुझे गलत दिखाती है, लोग मुझे गलत समझते हैं। लॉरेंस का ये तक कहना है कि जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई या और भी जो वारदातें हुई, उसका कहना है कि उसके गैंग के लड़कों ने किया, पर उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। साथ ही साथ लॉरेंस एक बात और कहता है, लॉरेंस का कहना है कि जब वो स्टूडेंट था, छात्र राजनीति में था, हॉस्टल नंबर 4 में रहा करता था, तब आपसी विवाद हो गया था क्योंकि वो छात्र राजनीति थी, और राजनीति के अंदर जब बच्चे, स्टूडेंट, कॉलेज के लोग, लड़के होते हैं, नौजवान खून होता है, एक तरीके से राइवलरी हो गई थी। तब लॉरेंस का इन पूरी बातों पर यह कहना है कि उस वक्त जो दूसरे गैंग के लोग थे उन्होंने हमारे भाइयों को मार दिया, जो कि खबरें भी हैं, रिपोर्ट में भी है कि गोल्डी बराड़ का जो भाई था उसकी हत्या हो गई थी दूसरे गैंग की तरफ से, और कॉलेज के अंदर ही। और ये पॉलिटिक्स की बात है, जो कॉलेज की पॉलिटिक्स की जाती थी। अब उसी के आधार पर जब आपस में गैंग वॉर हुआ, कॉलेज में जब ये लोग, लड़के लोग जितने भी हैं, इन लोग के बीच मारपीट हुई, मौत वगैरह भी हो गई, तब से लॉरेंस जेल में बंद है। लॉरेंस का कहना है कि वो 21 साल की उम्र में जेल में गया था और आज वो 31 का हो गया है, लेकिन अब तक उसे एक बार भी बाहर नहीं निकाला गया, एक बार भी बेल नहीं मिली। वो लॉरेंस बोल रहा है कि उसे बाहर आना है, लेकिन जितनी हमने खबरें पढ़ी या जो भी हमने रिसर्च की या जितनी अभी उसको लेकर न्यूज़ आ रही हैं, ये साफ तौर पर दिखता है कि लॉरेंस जेल में बैठकर ज़्यादा खुश है। आप उसके पिक्चर्स देखिए, आप उसके वीडियोस देखिए, जब भी पुलिस उसे लेकर जाती है, ये साफ तरीके से दिखता है कि वो जिस भी जेल में जा रहा है उसे पता है कि यहाँ पर मेरे अपने लोग हैं, मैं यहाँ पर सेफ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो खुद बाहर नहीं आना चाहता, लेकिन इसी बात को काटते हुए लॉरेंस खुद कहता है कि वो बाहर निकलना चाहता है, बाहर आना चाहता है। वो एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के तौर पर जेल में आ गया था और तब से इन लोगों ने मुझे गैंगस्टर बना दिया, आतंकवादी बना दिया, और ना जाने मीडिया पर भी आरोप लगाता है। साथ ही साथ जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, जो उसे इस तरीके नज़र से देख रही है, उनको भी बोल रहा है कि उन लोगों ने मुझे इस तरीके का एक तमगा दे दिया, बल्कि मैं तो एक स्टूडेंट था और जेल में आ गया था, हमारी आपस की लड़ाई हुई थी और पुलिस वाले हमें ही ब्लेम कर रहे हैं और मुझे ही फंसाते जा रहे हैं। अब जो लॉरेंस है, उसका कहना है कि जब वो जेल में अब तक इतने लंबे साल से रह रहा है, करीब 9-10 साल हो गए, तब से वो जेल में ही बंद है, लेकिन उसका सपना है कि अगर वो जेल से बाहर आता है तो वो गौशाला बनाएगा। उसका कहना है कि उसके भाई के पास बहुत ज़मीन है, जहाँ पर उसके भाई ने अपनी गौशाला बना ली है, गाय की सेवा करता है, और यही लॉरेंस भी चाहता है। लॉरेंस का कहना है कि जब मैं बाहर निकल कर आऊँगा तो मैं भी अपनी ज़मीन पर एक बहुत बड़ी गौशाला बनाऊँगा और वहाँ पर जो गाय हैं उनकी सेवा करूँगा, जो लावारिस घूम रही हैं, जिन पर कोई प्रॉब्लम है, जिनके साथ ठीक नहीं हो रहा, जो भी ऐसी गायें हैं जिनको चोट वगैरह लगी होती है, उन सबको मैं अपने गौशाला में रखूँगा और उनकी सेवा करूंगा, ये कहना है लॉरेंस का। साथ ही साथ लॉरेंस अपनी छवि को लेके बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से सेंसिटिव है। वो बार बार यही चीज़ कह रहा है कि मुझे गलत दिखाया जा रहा है, पर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन जो भी उससे बातचीत हुई, जितनी भी वो चीज़ें कह रहा है, उसमें उसका साफ तौर पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि उसे जेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेल में फ़ोन मिल जाता है। हाँ, खाने पीने को लेकर अगर बात करें तो लॉरेंस को फिलहाल, लॉरेंस खुद अनाज नहीं खाता, इसलिए उसे खाने पीने में इतनी दिलचस्पी नहीं है, दाल रोटी वगैरह जो भी वहाँ मिलता है उस हिसाब से। लेकिन लॉरेंस अनाज खाने से मना करता है, वो अनाज नहीं खाता। जो हमें जेल के तरीके से पता लगा, उस वहाँ के लोगों से पता लगा कि वो हनुमान चालीसा भी पढ़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भगत सिंह की टी शर्ट, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो लॉरेंस है वो भगत सिंह की टी शर्ट पहना करता था जब वो अपने स्कूल में था या कॉलेज में आया। उसके बाद भी कई बार जेल में भी उसे भगत सिंह की टी शर्ट पहने देखा गया, हियरिंग्स पे देखा गया, जब भी वो अदालत गया। लेकिन इस बात पर लॉरेंस का कहना है कि अब वो भगत सिंह की टी शर्ट इसलिए नहीं पहनता क्योंकि पुलिस वालों ने उसे मना किया है, पुलिस वालों ने उसे धमकाया है, उसे बोला है कि जब भी हियरिंग पे जाओ या जब भी कैमरे के सामने आते हो तो भगत सिंह की टी शर्ट मत पहना करो। लेकिन लॉरेंस का कहना है कि वो भगत सिंह को मानता है क्योंकि वो क्रांतिकारी थे और वो एक तरीके से अपने आप को उनसे जोड़ता है, जबकि जिस तरीके से वो वारदातों को अंजाम दे रहा है वो कहीं से भी कोई भी उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता, जो भी लॉरेंस कर रहा है। साथ ही साथ लॉरेंस ने अपने सेल में अखबार तक लगवा रखा है। लॉरेंस को किस तरीके से जानकारी मिलती है कि हाँ, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया, गोगा मेडी की हत्या कर दी गई है, जितनी भी खबरें हैं या आगे क्या प्लानिंग करनी है, क्या चीज़ें सोच विचार कर करनी है, उसके लिए लॉरेंस ने अखबार लगा रखा है जिनसे वो सारी डिटेल लेता है। और साथ ही साथ मोबाइल और कनेक्टिविटी तो उसे मिल ही जाती है, जिसके ज़रिए वो हर एक चीज़ पर नज़र रखता है और फिर अपने गुर्गों को इशारा करता है, क्योंकि भटिंडा में ही उसका गुर्गा संपत नेहरा भी है, उसको बताता है। धीरे धीरे पूरी प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग होती है और फिर नई वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। साथ ही साथ लॉरेंस जिम करना पसंद करता है। आप ये तस्वीरें अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये सारी वही तस्वीरें हैं जेल से सामने आई हैं जब लॉरेंस को सुविधा मिली हुई है कि वो जेल के अंदर जिम कर सकता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है।
ये सारी चीज़ें आराम से लॉरेंस जेल में रहकर कर रहा है और इसीलिए जो जेल है वो लॉरेंस के लिए स्वर्ग बन गई है। उसे बहुत पसंद आ रही है, वो खुद जेल से बाहर नहीं आना चाह रहा। हालांकि वो कह ज़रूर रहा है कि मुझे ये लोग छोड़ नहीं रहे, मेरे पे कोई केस फर्जी लगा दिया है, मैं 9 साल से जेल में बंद हूँ, मैं बाहर आना चाहता हूँ, गौशाला खोलना चाहता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर, जिस तरीके से वो जेल में रहकर अपने कारनामे कर रहा है, वारदातों को अंजाम दे रहा है, जेल में रहकर वो सोचिए विदेशों तक अपना नेक्सस फैला रहा है, थाईलैंड, मलेशिया, कनाडा, यहाँ तक जो अपने गुर्गे इकट्ठा कर रहा है, अपनी गैंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, दाऊद बनने के सपने देख रहा है। वो खुद कह रहा है कि मैं वो जेल से आना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि वो जेल में रहकर सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि आप उसकी तस्वीरें देखिए, जब भी वो जेल पुलिस के साथ हियरिंग पे जा रहा है उसे कोई फिक्र नहीं होती, बहुत ही नॉर्मल चलता है, बिना टेंशन के, जैसे बाकी अपराधी होते हैं। उसे अब एक तरीके से लॉरेंस को ने ये मान लिया है और वो सेटिस्फाई है इस चीज़ से कि हाँ, जो जेल है वही उसका घर है और उसे वहीं पर रहना है, क्योंकि वो जेल में रहकर बड़ी आसानी से बहुत सारी ऐसी वारदातों को अंजाम देता है। अब आप ये समझिए कि इस तरीके से भटिंडा जेल में रहते हुए उसे इतनी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, या भटिंडा जेल में किस तरीके से उसे फ़ोन मिल पा रहा है, फ़ोन का ये, क्योंकि क्या क्या वहाँ पर रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, भटिंडा जेल का जो जेल मैनुअल है वो क्या कहता है, आप वो भी समझिए। देखिए, जो हमारे पास रिपोर्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 2012 की एक रिपोर्ट है, उसमें जो साहब जाते हैं वो जाके एक एक चीज़ पर गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो भटिंडा सेंट्रल जेल है ये जेल इतना अहम क्यों है। देखिए, जो भटिंडा सेंट्रल जेल है, अब नाम से आपके सामने आ गई सेंट्रल जेल, मतलब जो एक केंद्रीय कारावास है जहाँ पर सीधा दखल केंद्र सरकार का भी होता है। अब ये जो जेल है, इस जेल में कौन लोग काम करते हैं, जिस तरीके से आप जानते हैं तिहाड़ में तमिलनाडु की पुलिस आके वहाँ पे ड्यूटी देती है, सीआरपीएफ आईटीबीपी होती है, तो हमारे देश में एक इंडियन रिजर्व बटालियन है। अब क्योंकि जो भटिंडा सेंट्रल जेल में उस वक्त इतने ज़्यादा प्रशासन के पास खुद के गार्ड नहीं थे, तो पंजाब होमगार्ड के गार्ड जो गार्ड होते हैं वो उसकी सुरक्षा कर रहे थे। इंडियन रिजर्व बटालियन के कुछ गार्ड्स वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, और खुद जो भटिंडा सेंट्रल जेल के जो खुद की गार्ड हैं, जिनकी ड्यूटी या जिनकी नियुक्ति उसी के लिए हुई है, उनके भी गार्ड वहाँ मिलकर ड्यूटी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से तिहाड़ में एक बैरियर बनाने की कोशिश की गई थी कि कोई भी हिंदी भाषी किसी कर्नाटका वाले से बात ना कर पाए या उनकी बात ना समझ पाए, लेकिन भटिंडा सेंट्रल जेल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भटिंडा सेंट्रल जेल में एक चीज़ खास है, वो ये है कि डार्क जोन कहा जाता है। डार्क जोन से कहने का मतलब, अगर कोई कैदी बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, माफ़ कीजिएगा, डार्क जोन या डेथ जोन कहा जाता है, उस डेथ जोन का, जैसे डेथ से नाम ही समझ में आ गया होगा आपको, जहाँ पर कोई भी सिग्नल ना आ पाए, इस चीज़ का अहम ख्याल रखा जाता है। तो डेथ जोन का जो इलाका होता है वो 200 मीटर तक आसपास आप कोई भी कॉल वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ एक लाइन मौजूद होता है। अगर किसी वहाँ पर गार्ड को भी कॉल करना हो तो अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल नहीं कर सकता, एक लाइन होता है और एक ही वक्त कॉल आएगा उस पर। तो कहा जा रहा है कि जो लॉरेंस है उसको वहाँ पर रखा गया है, और इसलिए जब लॉरेंस बिश्नोई का जब इंटरव्यू आया था तब आपने सुना होगा कि पंजाब सरकार ने कहा था, अरे हमारे यहाँ से तो इंटरव्यू तो हो ही नहीं सकता, हमने तो उसको डेथ जोन में रखा हुआ है, वहाँ पे सिर्फ एक लैंडलाइन ही है, फ़ोन का सिग्नल आ ही नहीं सकता, हमने इतने जैमर लगा रखे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और भी है। क्या है वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से वनिता ने बताया कि जो पहले भी हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई सुबह उठ के क्या करता होगा, तो जब हम इसके बारे में खंगाल लेते तो हमने समझना चाहा कि भटिंडा जेल में नॉर्मली लोग जो वहाँ पे किचन में वो काम करने वाले लोग कौन है, तो हमें लगा कि शायद कोई कुक जाता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी कैदी रहते हैं, मैं आपको पूरा बता दूँ, लगभग क्योंकि जो भटिंडा सेंट्रल जेल है उसमें महिलाओं के लिए भी एक बैरक है और पुरुषों के लिए भी है, तो लगभग 1400 कैदी उसके अंदर रहते हैं, जिसमें से शायद 300 महिलाएं, बाकी 1100 साढ़े 1100 पुरुष हैं। और इसमें जुवेनाइल केस भी है, मतलब जो बच्चे वाले जो अपराधी होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो भी इस कारागार में रहते हैं। तो हमें लगा कि शायद हो सकता है कि इतनी तादाद है तो इनके लिए खाना बनाने के लिए कोई रसोइया होगा, लेकिन नहीं। भटिंडा सेंट्रल जेल के जो ह्यूमन राइट कमीशन वाले गए थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने समझा कि जो कैदी हैं वो अपना खाना किसी एक को चुन लिया जाता है, वही जाके किचन में रसोइया का काम करेगा, 4-5 लोगों की टीम होती है। और जो रात का खाना होता है वो रोटी और दाल बनाया जाता है, कभी कभार कोई ओकेजन हो तो सबके लिए कुछ खीर बना दी जाती है, बाकी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। किसी को कुछ अलग खाने की कोई इच्छा हो रही हो तो भटिंडा सेंट्रल जेल में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ये जब तक ह्यूमन राइट कमीशन वाले गए थे। अब मैं आपको ये चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, मान लीजिए कभी आपको इंस्पेक्शन करने जाए तो आपको सब चीज़ अच्छी दिखाई जाएगी,
लेकिन जैसे ही आप पीठ घुमाते हैं तो पता लगता है कि पीछे तो जो मन चाहा वो मंगवा लिया। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि तिहाड़ जेल में एक बैरियर है, भटिंडा सेंट्रल जेल में बैरियर नहीं है। भटिंडा सेंट्रल जेल एक और चीज़ के लिए बदनाम है, कई बार वहाँ से सिम कार्ड और फ़ोन मिले हैं। कई ये लॉरेंस बिश्नोई ने जो इंटरव्यू दिया उसके पहले भी उसके बाद भी कई बार खबरें सामने आई कि भटिंडा सेंट्रल जेल में इंस्पेक्शन करने जाओ तो सिम कार्ड मिल रहे हैं, तो फ़ोन मिल रहा है। पहले जो कैदी होते थे नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन रखते थे, आजकल स्क्रीन टच वीडियो कॉल वाला फ़ोन अपने पास रखने लगे हैं। अब जो भटिंडा सेंट्रल जेल है, अगर आपको याद हो, दिल्ली की कोर्ट ने, दिल्ली की हाई कोर्ट ने जब उसे यहाँ से भटिंडा भेजा तो ये कहते हुए भेजा कि अब लॉरेंस बिश्नोई कभी भी किसी भी राज्य में अगर उसकी सुनवाई होगी तो वो वहाँ की जो पंजाब पुलिस है उसे लेकर उस स्टेट में नहीं जाएगी। एक हलफनामा दिया था या कहें आदेश दिया था कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही लॉरेंस बिश्नोई की पेशी होगी, चाहे देश की कोई भी कोर्ट उसे बुला ले। अब इसलिए आपने देखा होगा, पहले वो एक बार गुजरात गया था, गुजरात से राजस्थान गया, राजस्थान से दिल्ली आया, फिर दिल्ली से दोबारा गुजरात गया, गुजरात से फिर दोबारा दिल्ली आया। अब जब पंजाब जाने की बारी आई तो उसे कहा गया कि वो पंजाब में ही रहेगा। तो हमने सोचा, हमें लगा कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात भटिंडा सेंट्रल जेल में ही क्यों, तिहाड़ में रह के भी की जा सकती थी। तो हमें पता लगा कि स्टेट ऑफ द आर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बाकायदा भटिंडा सेंट्रल जेल में एक पूरा माहौल बनाया गया है, एक रूम है बाकायदा, उसमें अच्छे स्पीकर्स लगे हैं जिससे देश के किसी भी कोर्ट में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा कि लॉरेंस बिश्नोई को आप सिक्योरिटी देने के, हाई सिक्योरिटी जोन में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो जेल के अंदर है, कोई इस पर हमला नहीं कर सकता। तो एक फ़ायदा ये रहा। अब जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जो लॉरेंस बिश्नोई है सुबह उठकर करता क्या है। देखिए, जो भी कैदी होते हैं जो भटिंडा सेंट्रल जेल में, एक फिक्स टाइम बना दिया जाता है, सुबह 6 बजे आपको उठना है, 7 बजे तक आपको फ्रेश हो जाना है, 7:30 से आपका खाना मिलना शुरू हो जाएगा। खाने में क्या मिलेगा? देखिए, खाने में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जिस तरीके से ब्रेड हो गया या रोटी चावल हो गया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की जिस तरीके से आपने बॉडी देखी होगी, लॉरेंस बिश्नोई का खुद भी कहना है कि वो अनाज बिल्कुल नहीं खाता, वो बाकी चीज़ें खाता है, जैसे दाल पी लिया, फ्रूट्स खा लिए, और उसे जिम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुबह निकलने के बाद सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के बाद और बाकी जो जेल के छोटे मोटे काम होते हैं वो करने के बाद, जैसे जिस तरीके से तिहाड़ में हर चीज़ बनाई जाती है, फर्नीचर बनाया जाता है, फेविकॉल बनाया जाता है, कई तरह की गम प्रोडक्ट, रबर प्रोडक्ट्स, हर चीज़ तिहाड़ जेल से निकलते हैं। उसी तरीके से भटिंडा सेंट्रल जेल को भी अपना खर्च निकालने के लिए कई सारी चीज़ें वो लोग बनाते हैं, फिर बाहर बेच दिया जाता है। छोटे मोटे काम करने के बाद सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई भागता है जिम करने के लिए। जिम में की जो तस्वीरें हैं आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, कई सारी उसकी तस्वीरें हैं जिम में, और शर्टलेस भी हैं, और उसका यही कहना है कि वो जिम करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसे फिट रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने अनाज सिर्फ इसलिए छोड़ा था ताकि उसकी बॉडी वेल मेंटेन रह सके। भगत सिंह की बात आई तो जो मूंछों पर ताव देने वाला, अगर आपने तस्वीरें देखी हो तो उसको भगत सिंह की स्टाइल कॉपी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब क्योंकि सेंट्रल जेल से उसकी कई तस्वीरें वायरल होने लगी तो पुलिस वालों ने उससे कहा कि देखो भैया, जो चीज़ें कर रहे हो बस ये भगत सिंह की टी शर्ट मत पहना करो। तब उसने वो चीज़ें उतार दी हैं, लेकिन उसका कहना है कि उसकी गैंग में हर कोई भगत सिंह की टी शर्ट पहनता है, उन्हें मानता है। अब जब हम इसके बारे में, भटिंडा जेल के बारे में जब जांच पड़ताल कर ही रहे थे तो हमें पता लगा कि उसमें कम से कम 25 बैरक हैं और 8 सेल हैं। अब वो किस तरीके से हैं, देखिए, एक टीबी सेल होता है। टीबी सेल से कहने का मतलब टीवी देखने वाला टीबी नहीं, एक बीमारी होती है, टीबी सेल कहते हैं उसे, टी और बी फॉर बॉय वाला टीबी सेल। इसके लिए एक बाकायदा एक से 2 रूम बनाए गए हैं जिसमें अगर किसी कैदी को टीबी हो जाए तो उसको बाकी कैदियों से अलग रखा जाए। इसमें 4 बाथरूम और 4 वॉशरूम भी बने हुए हैं। अब इस जेल की इतनी बड़ी है कि इस जेल के अंदर खुद का हॉस्पिटल भी है, क्योंकि कैदी 1400 या 1500 के लगभग कैदी हैं। तो ये कैदी अगर कल को बीमार हो जाए या एक दूसरे को चोट पहुंचा दे तो उनके लिए बाकायदा हॉस्पिटल बेड भी है, 12 बेड का हॉस्पिटल बेड भी है अंदर। अब अक्सर क्यों होता ये है कि ज़्यादातर जो कैदी है तो ड्रगिस्ट बन जाते हैं, तो उनके लिए डी एडिक्शन सेंटर भी है इस जेल के अंदर। फिर देखिए, कोई भी जो जेल होता है उसके अंदर 2 चीज़ होती हैं, जो अंडर ट्रायल होते हैं या जो कन्विक्ट हो चुके होते हैं। अंडर ट्रायल से कहने का मतलब जिनकी सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है, उन्हें सज़ा नहीं मिला है। दूसरे वो लोग जिन्हें सज़ा मिल चुकी है। तो एक कन्विक्शन वार्ड, जिन्हें सज़ा मिल चुकी है वो अलग कर दिए जाते हैं। जो अंडर ट्रायल वाले लोग हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। तो अंडर ट्रायल वाले जो लोग हैं जिनकी सुनवाई अभी तक चल रही है वो इस जेल में सबसे ज़्यादा है। कहते हैं कि 700 से 800 के लगभग इनकी तादाद है। जो 1150 जो पुरुष रह रहे हैं उनमें से 800 या 700 से 800 के बीच में जो नंबर है वो अंडर ट्रायल है, बहुत बड़ी तादाद है, तो इसलिए इनको अलग रखा जाता है।
उसका किचन वार्ड हो गया, फीमेल वार्ड हो गया। अब देखिए जो बैरक्स तो बने हुए हैं, अब जगह कहीं कहीं जो जेल है वो 1 माला 2 माला मतलब, और उनके बीच में छज्जा लगा दिया जाता है लोहे का, ऊपर कोई और रहते हैं, नीचे जेल के अंदर कोई और रहते हैं। कहा जाता है कि एक एक सेल के अंदर जो तादाद है वो 14-15 रहने की, लेकिन कई सारे सेल में 20-20 22-22 लोग भी रहते हैं। सोने के लिए कोई आपको ना बिस्तर मिल रहा है, एक को ब्लैंकेट मिल जाती है, बिस्तर मिल जाता है, उसको नीचे बिछाइए, सोइए, मटके से पानी निकालिए, पानी पीजिए, और खाना खाने के लिए समय सीमा बनी हुई है, सुबह, दोपहर और शाम को। उसके अलावा आप मेहनत कीजिए, और ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि जो इनके अंदर जो सिक्योरिटी के लिए क्या क्या सिस्टम लगाए गए हैं। तो जिस तरीके से जेल प्रशासन है, जब वो लोग ह्यूमन राइट्स वाले गए थे तो उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई कि देखिए इस सेंट्रल जेल में, क्योंकि सेंट्रल जेल बहुत बड़ा है, तो 2012 में जब ह्यूमन राइट्स वाले गए तो उन्हें पता लगा कि सिर्फ और सिर्फ 8 CCTV कैमरे इसके अंदर लगाए गए हैं। इंडियन रिजर्व बटालियन के उस वक्त 16 जवान थे, 25 गार्ड जो खुद उसी जेल के हैं, और कुछ 3 या 4 पंजाब होमगार्ड के थे। और क्योंकि देखिए जेल बहुत बड़ा है तो 5 टावर बनाए गए थे। टावर से कहने का मतलब, जिस तरीके से आपने पिक्चर में देखा होगा, लंबे लंबे टावर बनाए जाते हैं, उस पर ऊपर गार्ड खड़े रहते हैं, वो नीचे देखते रहते हैं कि कोई गार्ड भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इस तरीके से 5 टावर लगाए गए हैं। रात के समय इन पर लाइट लगा दी जाती है और पूरे बैरक पर ये लाइट फोकस की जाती है कि कोई भी कैदी कहीं भाग ना जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ, और इसके अलावा क्योंकि अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जैमर्स लगाए गए, क्योंकि पहले कीपैड से बात करते थे, आजकल जो अपराधी हैं वो वीडियो कॉल करने लगे हैं। इसके बाद बात करें कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई है वो जेल में बदलता गया और उसके गैंग वाले और ज़्यादा पावरफुल होते गए। तो जब इसके बारे में लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत की गई तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि देखिए भैया, मैं तो जेल में रहता हूँ, मेरे जो लड़के मैंने गोल्डी बराड़ पर छोड़ रखे हैं, वही संभालता है, वही देखता है, लेकिन कुछ गलत होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। बार बार वो ये कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ छात्र राजनीति की वजह से, उस वक्त जो हत्या हुई थी उस एक हत्या की वजह से मैं जेल में आया। पिछले 9 से 10 सालों के अंदर जो भी कोई केस होता, मैं जब भी कोर्ट में जाता मुझे पता लगता कि मेरे ऊपर नया केस ला दिया गया है, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। ये लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है। आप समझ रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए क्या क्या चीज़ें कह रहा है। वो कह रहा है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, मुझे तो बाद में पता लगता है, मुझे फ़ोन में पता लगता है कि अरे मेरे नाम पे तो किसी को मार दिया गया है। और उसका ये भी कहना था कि पैसों की उगाही उसने अपने जीवन की शुरुआत में की थी, जब उसके उस पैसों की कमी थी। बाद में ना ही उसने किसी से पैसे की उगाही की, बल्कि उसके लड़के उसके नाम पर कर रहे हैं। और जब उसे ये पूछा गया कि तुम्हारे नाम के आगे गैंगस्टर लगता है, कैसा लगता है तुम्हें नाम सुनकर, तो उसका कहना है कि नाम भगवान का दिया हुआ नाम है, उसे कोई परहेज नहीं है, उसे अच्छा लगता है, गैंगस्टर है, रोला है। लेकिन जो लड़के हैं जो उसके कहे पे इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, पैसों की उगाही कर रहे हैं, तो उसका सपना एक ये भी है कि जिस दिन वो जेल से बाहर आएगा, वो गौशाला खोलेगा और बाहर जाके आज़ादी की सांस लेगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, उसने ये चीज़ें तो की, सपना तो है, लेकिन कभी भी वो जेल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके लिए स्वर्ग है। जिस दिन लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आ गया, कई राइवलरी गैंग उसको मारने की फिराक में है। बम्बिया गैंग है जो उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। सिद्धू मूसेवाले की जब हत्या हुई तब कई गैंग ने ये दावा किया कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर लॉरेंस बिश्नोई की बड़े से बड़े जो उनके गैंग के लीडर हैं उनको मार गिराया जाएगा। तो लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, सिक्योरिटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो उसके गुर्गे हैं वो वियतनाम, फिलीपींस और कनाडा में क्या करते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया है, लॉरेंस बिश्नोई हर चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। कौन बाहर कितना बड़ा बन रहा है, उन सब की डिटेल निकाली जाती है। कौन कितना बड़ा बिजनेसमैन है, उनसे पैसे लिए जाते हैं और इन पैसे को फिलीपींस और थाईलैंड के जो पब हैं, बार हैं, वहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ तक कि जो इसके गुर्गे हैं, जो गोल्डी बराड़ है, गोदारा है, जिस तरीके से हमारे भारत में इंडियन प्रीमियर लीग होता है, उसी तरीके से कनाडा में कनाडा प्रीमियर लीग होता है, वहाँ पर पैसे लगाए जाते हैं। अब इन पैसों को लगाने के लिए भैया आप तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़े बिजनेसमैन तो हो नहीं, आप हो गैंगस्टर। तो ये क्या करते थे गैंगस्टर, जितनी भी पंजाबी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो गाने बनाते हैं, उनके अंदर ही पैसे लगाते। मान लीजिए किसी का पंजाबी गानों कोई बन रहा है तो उसमें कितने पैसे लगेंगे, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ लगा दिए। लेकिन उससे जो कमाई होती थी वो होती थी 5 से 6 गुना। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए लगाए तो आपको बदले में 1 साल के अंदर 5 से 6 करोड़ रुपए मिल रहे थे। अब ये चीज़ गैंगस्टरों को समझ में आ चुकी थी। उन्हें लगा कि कब तक हम बिजनेसमैन से उगाही करते रहेंगे, क्यों ना पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसे लगाए जाएं और वहाँ से जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस जैसे जो पब हैं वहाँ पे लगाएं,
कनाडा में लगाएं, ताकि वहां पर पैसे और से ज़्यादा कमाए जा सकें। क्योंकि शूटरों को रखना, शूटर जब किसी की हत्या कर देंगे तो उनकी फैमिली का ख्याल रखना, उनको पैसे देके विदेश भेजना, फ्लाइट का टिकट, उनके वहाँ पर रहने का खर्च, नया बिजनेस शुरू करने का खर्च, इन सब के लिए लगते हैं पैसे। तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये सारे पैसे घूम फिर के इसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई तक पहुँचते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई अपने किसी तरीके से फ़ोन का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन याद रखिए जेल के अंदर कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। अब जिस तरीके से हमने पहले भी देखा था तिहाड़ के अंदर, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे वो क्या करते थे, पुलिस वालों को सामने उन्होंने एक 5 स्टार होटल खोल दिया था। जितने भी पुलिस वाले जो तिहाड़ के जो प्रशासन में जो काम करते थे वो उस होटल में जाके खाना खाते थे, उस होटल में स्टे करते थे, बदले में उसको जल्दी आसानी से पेरोल मिल जाता था, उसे अच्छा खाना मिल जाता था। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर जो इतनी सारी फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसके बदले वो जेल के प्रशासन या किसी को भी जो भी उसे फ़ोन दे रहा है, क्या उन्हें कोई फ़ायदा भी पहुंचा रहा है? फ़ायदा किस तरीके से पहुंचा सकता है? पैसों के ज़रिए, प्रॉपर्टी के ज़रिए? वो कौन कौन से तरीके हैं या कौन से लूप होल है जिसे पुलिस को पकड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से ऐसा काम कर रहा है और कैसे पनप रहा है, और उसे फ़ायदा पहुंचाने वाले लोग कौन है और वो लोगों को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहा है, ये भी बहुत अहम हो जाता है।